हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम अम्ल क्षारक के प्रॉपर्टीज यानी गुण पढ़ लेते हैं। तो देखिए अम्ल क्या होते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस क्या एक सूचक है जो कि हमें ये बताता है किसी भी पदार्थ के बारे में कि वो क्षारक है या अम्ल है। ठीक है, और देखिए क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है ना। एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये तो आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो देखिए हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए हम अनिल और छलन से इसे याद रख सकते हैं। देखिए आ से क्या हो गया अम्ल और ना से नीला और ये ला से क्या होगा लाल। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और छा से छलन लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं अनिल और छलन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो कि मैंने बताया अभी, और हल्दी है ना, हल्दी भी एक सूचक है, ये भी प्राकृतिक सूचक है। आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, तो देखिए इससे हमें पता चला कि साबुन क्या होता है, क्षार की प्रकृति यानी क्षारक प्रकृति का होता है। तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है ना। अब देखिए क्या होता है, हमारे सब्जियों में हल्दी होती है, तो जैसे हम उस पे क्या करते हैं, क्षारक वाला साबुन उस पे रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि हल्दी जो होती है वो एक सूचक है। तो इस पे हल्दी पे जैसे ही क्या होता है, क्षारक लगता है तो वो लाल हो जाता है। तो ठीक यही सीन यहाँ पे भी हुआ है ना। जैसे हमने साबुन क्या किया, सब्जी के दाग पे जैसे ही हमने साबुन लगाया तो वो भूरा लाल रंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक, जैसे संश्लेषित मतलब जो कि मनुष्य द्वारा बनाए गए हो, प्राकृतिक ना हो, जो हमने खुद बनाए हो, उन्हें कहते हैं संश्लेषित, संश्लेषित या सिंथेटिक। जैसे अब इसके एग्जांपल देखिए, मिथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फिथैलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपको पेपर में एग्जांपल भी इनके पूछ सकते हैं, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये टेबल देख लीजिए। देखिए लिटमस विलियन, अब ये जो लिटमस विलियन है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है ना। बैंगनी रंग का एक रंजक यानी कलर होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षार की, तब यह बैंगनी रंग का होता है ना। ये जो लिटमस विलियन होता है उसमें सीधा सीधा लिखा कि जो अगर जब ना तो जो लिटमस लिटमस विलियन होता है वो अम्लीय नहीं होता और क्षार के नहीं होता है, तो वो बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, ये भी एक सूचक है। हल्दी, हाइड्रोंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। तो ये आप समझ गए। तो चलिए ये देखिए ये एक क्वेश्चन है। अब ये मैंने जो अनिल और छलन आपको बताया, इसकी सहायता से आप क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमें कमेंट में बता दीजिए आपको समझ आया कि नहीं। चलो तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं अम्ल के। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं इसे, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इनके ना नाम और ये सिंबल इनके याद कर लीजिए, सूत्र इनके याद, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपको सीधा HCl लिख के देगा या CH3COOH लिख के देगा, इनके नाम लिख के नहीं देगा, तो आपको ये याद रहने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, लाल लिटमस या नीले लिटमस या फिनोल्फथैलिन एवं मिथाइल ऑरेंज विलियन की सहायता से क्या करेंगे, इनको जांच करेंगे ये अम्ल है या क्षारक है। तो हमने क्या किया, रंग में तो हमने इसकी सहायता से हमने देखा कि इनके रंग में जो परिवर्तन आया इस सूचकों की वजह से, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षारक। तो देखिए
ये देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे ऐसे पदार्थ होते हैं जब हम उन्हें क्या करते हैं, हम अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उनकी क्या होती है, उनकी गंध यानी उनकी स्मेल जो होती है वो बदल जाती है, यानी अम्लीय माध्यम में हो जाती है अगर अम्ल में डालेंगे, अगर क्षारक से रिएक्शन कराएंगे तो क्षारकीय हो जाती है। तो इन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, क्योंकि ये भी हमें अम्लीय और क्षारक के बारे में बताते हैं, इसलिए ये भी सूचक है जिन्हें इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी कहते हैं। अगर आप 11th में भी साइंस लेने की सोच रहे हैं तो आप इनके नाम इंग्लिश में ही याद रखें। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, वेनिला, प्याज एवं लौंग का तेल, ऑल्फैक्टरी यानी कि गंधीय सूचक के एग्जाम्पल्स। अब देखिए क्रियाकलाप आपका 2.3 है। तो इन्होंने इसमें क्या किया है, इन्होंने एक क्या किया है, ये टेस्ट ट्यूब लिया है जिसमें इन्होंने क्या किया है ना, HCl या नाइट्रिक एसिड या ये आपका एसिटिक एसिड डाला, और इसमें क्या किया इन्होंने, जिंक के टुकड़े डाले हैं। तो जब ये रिएक्शन हुई तो हमने देखा कि जो ये जिंक के सतह है उसके ऊपर क्या हुआ, बुलबुले बनने लग गए, और ये देखिए बुलबुले निकल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक नली ली, इसको क्या किया इन्होंने, साबुन के विलयन में इसको प्रवाहित किया, यानी साबुन के पानी में इन्होंने क्या किया, इसे छोड़ दिया। तो उसमें से हमने देखा कि कुछ बुलबुले उठ रहे थे जो कि हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले थे। तो जैसे हम इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेके आए तो उसमें से फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो गया, यानी वो जल गए, और जो हमारी मोमबत्ती है वो बूझ गई यानी बुझ गई। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट कहते हैं, पॉप टेस्ट या हाइड्रोजन टेस्ट, है ना, पॉप टेस्ट, क्योंकि इसे फट फट की यानी पॉप पॉप की इसमें से ध्वनि आती है, इसलिए इसे पॉप टेस्ट भी कहते हैं। और इससे हमने क्या किया, हाइड्रोजन का पता किया, इसलिए इसे हाइड्रोजन टेस्ट भी कहते हैं। तो अगर आपको ये पेपर में पूछ ले हाइड्रोजन टेस्ट को बताइए या पॉप टेस्ट बताइए तो आप यही लिखेंगे, है ना, कि हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया या HCl लिया, कोई भी एसिड ले सकते हैं आप, उसमें हमने क्या किया, जिंक डाला, और उसमें से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली। तो उस गैस को क्या किया हमने, साबुन के विलयन से प्रवाहित किया। तो उसमें से निकलने वाले जो बुलबुले थे उसके पास हम जलती हुई मोमबत्ती को लेके गए तो उसमें से पॉप पॉप या फटफट की आवाज आई, है ना, और जो मोमबत्ती हाइड्रोजन है वो जलने लग गए और मोमबत्ती हमारी बुझ गई थी यानी बुझ गई। तो उसी को कहते हैं हम क्या चीज, हाइड्रोजन टेस्ट या फिर पॉप टेस्ट। तो चलिए अब देखते हैं। तो ऊपर दी गई विक्रिया में धातु, अब देखिए अब ये ऊपर जो भी हुआ था जिंक के साथ HCl के जिंक ने HCl के साथ जो भी रिएक्शन करी, तो देखिए उसमें क्या था, एक धातु था, धातु ने क्या किया, अम्ल, यानी जिंक क्या है, धातु था, और हमने अम्ल लिया यानी HCl लिया। तो धातु ने अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु, तो क्या क्या, HCl में देखिए HCl, ये देखिए HCl में एक हाइड्रोजन है तो वही हाइड्रोजन परमाणु इसी को कह रहे हैं हम। तो धातु ने क्या किया, अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित, यानी कि HCl से जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को निकाल दिया हाइड्रोजन गैस के रूप में, यानी कि वो क्या हुआ, गैस बन के उड़ गया, है ना, विस्थापित कर दिया, और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या बना, जिंक क्लोराइड बच गया। जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया यानी कि क्लोराइड से हटा दिया, तो जिंक क्लोराइड बना जिसे हम क्या कहेंगे, लवण, है ना, और हाइड्रोजन क्या हुआ, गैस के रूप में विस्थापित हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसका ये रिएक्शन की ये दी हुई है। देखिए अम्ल प्लस धातु, कोई भी अम्ल प्लस कोई भी धातु जब रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या देंगे, लवण देंगे प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, कोई भी अम्ल और कोई भी धातु, चाहे अम्ल आप कोई भी ले लो, HCl ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, है ना, और धातु आप जिंक ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमें रिएक्शन जब इन दोनों की होगी तो हमें लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निष्कासित होगा। तो चलिए अब देखिए यही चीज अब क्या होगा, ये तो अम्ल के साथ हो गया। अब हमने क्या किया, धातु को हाइड्रोजन के साथ किया, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, क्षारक के साथ। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है, क्षारकीय प्रकृति का पदार्थ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जिंक के साथ इसकी भी क्या की रिएक्शन करी, तो हमारे पास
सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो जो चीज यहाँ ऊपर हो रही थी अम्ल के साथ, ठीक वही चीज यहाँ पे हो रही है क्षारक के साथ। ठीक है, और ये इसका नाम याद कर लीजिएगा, सोडियम जिंकेट, Na2 जिंक O2। तो चलिए अब देखिए, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे ये अभिक्रिया करते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, एक परख नली ली जिसमें सोडियम कार्बोनेट लिया प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। तो हमें रिएक्शन में क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड मैंने अभी ऊपर ही बताया था, है ना, सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है, और H2O क्या है हमारा, जल है, और CO2 क्या है हमारा, एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने जब ये जो है हमारा धातु कार्बोनेट, ये एक धातु कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट है, और Na2 क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। क्या किया इसने, अम्ल के साथ रिएक्शन करी, तो हमारे पास क्या क्या आया, लवण आया प्लस जल आया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आया। ओके, अब ये क्या हुआ, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, एक ही के दो नाम है। तो हमने क्या किया, इसको भी HCl के साथ क्या किया, हमने रिएक्शन कराई इसकी, तो हमें भी क्या फिर मिला, फिर हमें एक लवण मिला NaCl सोडियम क्लोराइड, प्लस जल मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ओके, तो हम इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो हम कोई भी धातु कार्बोनेट ले लें प्लस या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें और साथ में अम्ल के साथ इसकी क्या करें, रिएक्शन कराएं। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप। अगर आपको ऐसी रिएक्शन दे दी, आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की जगह कोई और कार्बोनेट दे दिया, प्लस में उसने कहा कि HCl के साथ हमने रिएक्शन करी, तो आपको पता है कि लवण मिलेगा, हमें एक जल मिलेगा, एक CO2 मिलेगा, तो आप ये सिंपल बना सकते हैं। अब देखिए, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, अब इन्होंने क्या किया कि जो उसमें से गैस निकली, अब वो कैसे पता चली कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो उन्होंने क्या किया, ये पता करने के लिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, जो गैस निकली उसको क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में उसे क्या किया, प्रवाहित कर दिया, उसके साथ रिएक्शन कराई, प्रवाहित किया तो रिएक्शन ही होगी। तो उसमें क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल था हमारे पास, विलयन था, वो क्या हो गया, सफेद हो गया, दूधिया पड़ गया, है ना, और ये श्वेत अवक्षेप बना, यानी कि ये अभी क्या है, पानी में ये अघुलनशील है, पानी में घुलेगा नहीं, और प्लस जल बना। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखो उन्होंने क्या किया, अब दोबारा क्या किया, जो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O हमारे पास बना था, उसमें क्या किया, इन्होंने दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया, तो अब हमारे पास क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, जो कि जल में क्या है, विलयशील, यानी कि अब ये घुल जाएगा पानी में, और इसको एकू को क्या बोलते हैं, एक्वास, जलीय विलयन को एक्वास बोलते हैं। अब देखिए, चूना पत्थर लाइमस्टोन जिसे कहते हैं, खड़िया जिसे चौक बोलते हैं हम, एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। यानी कि चूना पत्थर का भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही लिखा जाता है, खड़िया का भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है रासायनिक सूत्र, और संगमर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अब देखिए, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, जो कि मैंने आपको भी ऊपर बताया। तो देखिए ये मैंने देखिए, और ये सब आप अपनी नोटबुक में टिक कर लीजिएगा, निशान मार लीजिएगा। देखिए, धातु कार्बोनेट ले लो, कोई भी धातु कार्बोनेट और कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल क्या मिल बनाएंगे, हमेशा लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे प्लस जल बनाएंगे। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब इसकी जानकारी ले लेते हैं कि अम्ल को क्या किया हमने, क्षारक के साथ रिएक्शन कराई या क्षारक की अम्ल के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या होगा देखते हैं।
हमने क्या किया, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl ले लिया, तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड यानी लवण मिला और H2O यानी जल मिला। तो इसका क्या है, अब देखिए अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे का क्या करते हैं, प्रभाव समाप्त कर देते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जल का निर्माण और लवण का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए क्षारक प्लस अम्ल क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा आप। अब देखिए क्रियाकलाप, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया है। अब क्या करेंगे, अम्ल के साथ हमने क्या किया, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई। धात्विक ऑक्साइड आपको पता है क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड होते हैं हमारे जैसे कि धात्विक यानी धातु, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड है ना, तो इसी को कहते हैं। जैसे फेरस ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड। चलो देखते हैं। अब चलिए देखिए, बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। तनु का क्या मतलब होता है, तनु का मतलब होता है जिसकी हाइड्रोक्लोरिक यानी जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो तनु यानी कि उसकी जो प्रबलता है, क्षमता वो कम है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे तनु कहते हैं। चलिए विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, तो देखिए विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है ना, जो कि जो अभी ये विलयन बना था हमारा बीकर में, जो कि हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था, है ना, और उसको क्या किया हमने, तनु हाइड्रोक्लोरिक हमने से क्या करा, उसमें मिक्स किया उसे और हिलाया, तो क्या हुआ, उसकी रिएक्शन हो गई, तो जो विलयन था उसका रंग क्या हुआ, नीला हरित हो जाता है एवं जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो घुल जाता है। विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है ना। क्या हुआ, तो देखिए उन्होंने क्या, धातु, ये देखिए रिएक्शन देखिए, धातु ऑक्साइड, कोई भी धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे प्लस जल बनाएंगे। ये आप याद रखिए, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या में बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे, है ना। ये तो देखिए, तो इन्होंने भी यहाँ पे भी वही हुआ था, जो हमारा क्या था, ये कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड है ना, CuO, CuO को क्या कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड, इसने रिएक्शन करी HCl के साथ, है ना। तो हमने अभी देखा कि जो लवण है और जल है, तो जल हमारा मिल जाएगा नहीं, H2O अलग हो जाएगा, तो क्लोराइड, तो हमारा अभिक्रिया में क्या बना था, कॉपर क्लोराइड मिला और H2O अलग हो गए, तो इस कारण से हुआ। तो अब देखिए, अब क्षारक, अब देखिए क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, है ना। जैसा भी हमने ऊपर देखा, देखिए क्षारक और अम्ल क्या बना रहे थे, लवण और जल बना रहे थे, और देखिए धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल भी क्या बना रहे हैं, लवण और जल, दोनों सेम चीज बना रहे हैं। ये देखिए लवण और जल और लवण और जल। तो देखिए अतः धात्विक ऑक्साइड, अब देखिए अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, यानी कि जो धात्विक ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय ऑक्साइड होती है, ये आप याद कर लीजिए। अब देखिए क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं, है ना, इसलिए क्या है, ये जो धात्विक ऑक्साइड है उनको क्षारकीय ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि दोनों सेम प्रकृति के। अब देखिए क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी, है ना। अभी ये जो मैंने आपको ये सारी रिएक्शन बताई वही, तो देखिए कहाँ गए, हाँ ये रहे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, जो एक क्षारक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। क्योंकि यह क्षारक एवं लवण के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड
अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला, जो आधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किसकी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जब ये क्षारक के साथ, ये जो आधात्विक ऑक्साइड है उन्होंने क्षारक के साथ रिएक्शन किया यानी अभिक्रिया करी, तो हमें लवण और जल मिला, है ना, लवण और जल प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हम यह कह सकते हैं कि जो आधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो देखिए अब ये सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।